Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. Kinds of sentences और उनके formations में पढ़ा रहा था। मैंने आप लोगों को optative का formation बता दिया, exclamatory का बता दिया, imperative का बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि assertive और interrogative का formation कैसे होता है। मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि जब हम assertive and interrogative का formation सीखते हैं तो हमें tense सीखना पड़ता है। ऐसा क्यों? हम जब assertive का formation कर रहे हैं या हम interrogative का formation सीख रहे हैं तो हमें इसके लिए टेंस सीखना क्यों ज़रूरी है। बाकी में तो हमने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, बाकी जो सेंटेंसेस थे उनमें टेंस पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है कि अगर हम ऑप्टेटिव की बात करें तो ऑप्टेटिव में आप किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दुआ या बद्दुआ आप प्रेजेंट में ही देंगे। हाँ, अगर इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं तो वो पास्ट में जा सकता है, फिर वहाँ पर इनडायरेक्ट वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, टेंस अलग से सीखने की ज़रूरत वहाँ मतलब पहले आपको नहीं पड़ेगी, वो इनडायरेक्ट में ही पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं जब एक्सक्लेमेटरी की, तो वो भी हमारा जनरली प्रेजेंट में ही सारी चीज़ें एक्सप्रेस करता है। अगर हमने कहा कि कितना सुंदर फूल है तो ये प्रेजेंट की बात है। अगर पास्ट की है तो उसके लिए वहाँ एक्स्ट्रा असर्शन लगता है, वो मैंने आपको बताया। फिर इम्पेरेटिव की अगर बात करें तो इम्पेरेटिव में किसी से कुछ करने को कहते हैं। तो अगर आप किसी से कुछ करने को कहेंगे वो भी प्रेजेंट में ही होगा, आप पास्ट में तो कहेंगे नहीं, है ना। तो उसको भी अगर पास्ट में करना है तो नरेशन में होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो वो एक अलग चीज़ हो गई कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम पास्ट में जाते हैं। वरना हम जनरली जब इनका यूज़ करते हैं तो ये प्रेजेंट में ही सेंस देते हैं, इसलिए इनको सीखने के लिए टेंस सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इनको हमने डायरेक्टली सीख लिया। पर जब हम बात असर्टिव और इंट्रोगेटिव की करेंगे तो ऑब्वियसली असर्टिव या इंट्रोगेटिव क्या करेगा, ये बताएगा या पूछेगा। और बताने या पूछने में ये या तो कोई एक्सीडेंट बताएगा या पूछेगा या कोई इंसिडेंट्स बताएगा या पूछेगा, है ना। तो इनमें से कोई एक चीज़ ये पूछेगा, राइट, बताएगा या पूछेगा। और कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स कुछ भी होगा तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पर होगा, है ना, किसी ना किसी पार्ट ऑफ टाइम पर होगा, राइट। तो इसके लिए हमें इनका फॉर्मेशन सीखने के लिए टेंस ज़रूरी हो जाता है। टेंस इज़ मैंडेटरी, क्योंकि हम कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स बिना टाइम को नज़र में रखते हुए नहीं बता सकते। तो इसमें टेंस मैंडेटरी हो जाता है, इसलिए हमें टेंस पढ़ना होगा। चलिए, तो टेंस की बात की जाए तो भाई टेंस होता है अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय का एक हिस्सा, एक भाग। टेंस, बहुत से लोग सोचते हैं टेंस टाइम ही होता है। टेंस टाइम नहीं होता है, टेंस टाइम का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। ठीक है, तो टेंस को मेनली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डोंट ट्रबल अस, मेक माई फोन ऑन साइलेंट। ओके, तो टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हो जाता है प्रेजेंट, क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, इसलिए सबसे पहले बात प्रेजेंट की होनी चाहिए। फिर सेकंड पे है हमारा पास्ट, तो हमारा प्रेजेंट कई बार हमारे पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है या पास्ट का रिजल्ट होता है, इसलिए हम प्रेजेंट के बाद पास्ट की बात करते हैं। और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर, क्योंकि ये बिल्कुल अननोन है, बस इमेजिनेशन में ही चलता है, इसलिए इसकी बात लास्ट में होती है। प्रेजेंट ऑब्वियसली जो अभी का समय है, हिंदी में मैं हिंदी इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझ पाएँ। तो इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं भाई? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो अभी का समय है। पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, यानी कि जो टाइम बीत चुका है, बीता हुआ समय। और फ्यूचर को कहते हैं भविष्यकाल, यानी कि जो समय अभी आया नहीं है, आएगा। ठीक है, भविष्यकाल। तो ये 3 होते हैं, राइट। अब जो भी चीज़ें अभी की हैं, जो हमारे साथ हैं, मौजूद हैं,
ठीक है, वो सब प्रेजेंट में होंगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा ट्रांसलेशंस लेके चलेंगे, है ना, वो आपको टेंस समझने में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ट्रांसलेशंस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न टेंस, ठीक है। बहुत सारे तरीक़ों से मैंने पढ़ाया है टेंस को, बहुत ऑब्वियसली 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कई तरीके मैंने यूज़ किए टेंस सिखाने के लिए, और मैंने कई लोगों को देखा भी कि वो कैसे टेंस सिखा रहे हैं। बट द बेस्ट वे दैट आई फाउंड इज़ टेंस, राइट। तो ट्रांसलेशन, तो बेस्ट वे क्या था, ट्रांसलेशंस। तो ट्रांसलेशन से भी सीखेंगे और ऐसे भी डायरेक्ट मेथड से भी सीखेंगे। तो प्रेजेंट के सेंटेंसेस जो हिंदी में एंड होंगे वो होंगे है, हूँ, हो जैसे वर्ड्स पर, ठीक है, आदि, आदि यानी एटसेट्रा, राइट। तो सबसे पहले तो हम हिंदी में ही समझ लें, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है। तो अगर हम हिंदी से समझ के चलेंगे तो इंग्लिश पर कमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। बट आई डोंट से कि हमें ज़रूरी है हिंदी से ही इंग्लिश सीखना, बट क्योंकि मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये मिक्स्ड लोगों की क्लास है, इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, है ना। तो अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ लेंगे, बट हिंदी मीडियम वालों को बहुत प्रॉब्लम होगी। पर अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो दोनों समझ लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे, राइट। तो इसलिए हिंदी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो हिंदी के सेंटेंसेस अगर आपसे कहे जाए कि किस टेंस में बताइए, तो आपको लास्ट का वर्ड देखना है। लास्ट का वर्ड अगर है, हूँ, हो मिला तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, प्रेजेंट। तुम जा रहे हो, प्रेजेंट, ठीक है। वह आ रहा है, प्रेजेंट। तो है, हूँ, हो मिला तो प्रेजेंट, ठीक। था, थी, थे मिला तो पास्ट। वो बचपन में मिट्टी खाता था, पास्ट। वो रोती थी, रो रही थी, पास्ट, ठीक है। वे जा चुके थे, पास्ट, ठीक है। तो था, थी, थे आदि मिले तो पास्ट, या फिर पास्ट इंडेफिनिट की, अभी हम इनकी कैटेगरीज भी देखेंगे। तो एक कैटेगरी इंडेफिनिट होती है, उसे हम सिंपल भी कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस क्रिया यानी वर्ब पर खत्म हो जाता है, उसके साथ ना तो था, थी, थे होता है, ना गागी के होता है, कुछ नहीं होता है ना। और ऐसा कब होता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही ऐसा मिलेगा, क्या कि सेंटेंस वर्ब पर एंड हो जाएगा। मैंने सुना, सुना पर एंड तो पास्ट इंडेफिनिट। उसने कहा, कहा पर एंड तो पास्ट इंडेफिनिट। तुम आए, आए पर एंड तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो जब भी वर्ब पर एंड होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। फ्यूचर में पहचान होती है कि भाई सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे जैसे वर्ड्स होने चाहिए। ये तो हमने पहचान हिंदी में देखी, ऑब्वियसली इनको इंग्लिश में भी हम देखेंगे और इन पहचान को माइंड में रख कर देखेंगे ताकि हम इनके प्रैक्टिकल अप्रोच को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ये तीन तो टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट इनकी 4 कैटेगरीज भी होती हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज होती हैं, लेट अस सी। पहली कैटेगरी कहलाती है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट को हम सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। तो इनडेफिनिट क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इजी वाले देखें। दूसरी कैटेगरी होती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और कंटिन्यूअस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस के कितने नाम हो गए, प्रोग्रेसिव एंड इम्परफेक्ट। ये 3 नाम है, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट। नाम कोई भी हो, काम एक ही होता है। इसमें कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहता है, एक्शन कंटिन्यूस, एक्शन जारी रहता है, ठीक है। यानी कि कार्य जारी पाया जाता है। इसमें आपका सेंटेंस ऐसा होगा जिसे सुनकर या पढ़कर आपको लगेगा कि इसमें कोई कार्य जारी है, कंटिन्यू है,
दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के एंड में हिंदी में रहा, रही, रहे मिलेंगे। ठीक है, वेट अ मोमेंट, रहा, रही, रहे मिलेंगे, या हुआ, हुई, हुए ये मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको किसी भी सेंटेंस का टेंस अगर बताना है तो लास्ट के 2 वर्ड्स देखने हैं। आपने हूं देखा, आपने कहा प्रेजेंट, और आपने रहा देखा, आपने कहा कंटिन्यूअस। आपने कहा सर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। मैं पढ़ा रहा हूं, हूं प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा 1 मिनट, यहाँ मैंने रही 2 बार लिख दिया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, रहे। मैंने कहा वह खेल रही थी, तो थी देखा तो पास्ट, रही देखा तो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से मैंने कह दिया कि तुम सोच रहे होगे, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो तुम सोच रहे होगे, तो होगे देखा तो फ्यूचर, रहे देखा तो कंटिन्यूअस। तो ऐसे हम पहचानते हैं। हुआ, हुई, हुए कैसे आते हैं? जैसे मैंने कह दिया कि उसने नीली शर्ट पहनी हुई है, तो है मतलब प्रेजेंट, हुई मतलब कंटिन्यूअस। वह मेज पर बैठा हुआ था, तो था मतलब पास्ट, हुआ मतलब कंटिन्यूअस, है ना। तो ऐसे पहचान होती है। तो ये तो इनकी हिंदी की पहचान होती है। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में कभी भी कंटिन्यूअस अगर आपको शो करना है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज, एम या आर में से कोई एक लेना पड़ता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज या वर लेना पड़ता है। ठीक है, और जगह है, मैं थोड़ा सा इसे अरेंज कर देता हूं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो करने के लिए आपको विल या शैल के साथ बी लगाना पड़ता है। ठीक है, और इन सभी के साथ आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ती है। इन्हें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हिंदी में ये पहचान हुई, इंग्लिश में ये पहचान हुई, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, साथ में आईएनजी। और ज़रूरी नहीं विल बी शैल बी आए, कई बार मॉडल ऑक्सिलरीज भी आती। विल शैल बी मॉडल ऑक्सिलरी ही है। ठीक है, तो दूसरी मॉडल ऑक्सिलरीज भी आ सकती हैं बी के साथ, और साथ में आईएनजी फॉर्म आए तो वो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, इम्परफेक्ट है। ठीक है, फिर हमारी थर्ड कैटेगरी होती है परफेक्ट। मैं इतने नीचे क्यों लिख रहा हूँ, जगह कहाँ बचेगी। थर्ड कैटेगरी होती है परफेक्ट। परफेक्ट होता है वो जिसमें काम पूरा हो जाता है। तो परफेक्ट का एक और नाम है इम्प्रोग्रेसिव, यानी वो प्रोग्रेस में नहीं होता है, क्योंकि वो तो काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब परफेक्ट है जिसका दूसरा नाम इम्प्रोग्रेसिव भी है। इसमें क्या होता है? एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं हम कार्य समाप्त, पूरा, खत्म। ठीक, तो इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में सेंटेंस, अगर सेंटेंस का एंड होता है, सेकेंड लास्ट वर्ड होता है चुका, चुकी, चुके। ठीक है, या फिर आ ई ए। अब ये आ ई ए क्या है मैं बता देता हूं। अभी इन पर अगर एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट है। जैसे मैंने कहा मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा चुका हूं, तो हूं मतलब प्रेजेंट, चुका मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वो सोमवार से पहले ही बिल अदा कर चुका था, तो था मतलब पास्ट, चुका मतलब परफेक्ट। ठीक है,
तुम 2025 तक सरकारी नौकरी पा चुके होगे। होगे मतलब फ्यूचर, चुके मतलब परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट, राइट। अब आ ई ए कैसे आएगा? जैसे मैंने कह दिया कि उसने सारा सामान बांध लिया है, तो लिया है, आ है ना, इसमें भी एक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया? है मतलब प्रेजेंट और आ मतलब परफेक्ट, ठीक है। वह भूल गई है, भूल गई थी कर लीजिए, मान लीजिए, तो थी मतलब पास्ट और गई ई पे एंड हो रहा है, एक्शन कंप्लीट है, तो परफेक्ट, राइट। ऐसे होता है। तो ये तो हिंदी की पहचान हो गई। इंग्लिश की पहचान क्या है कि प्रेजेंट में हम इसमें हैज़ या हैव यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हम इसमें हैड यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर में हम इसमें विल या शैल के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। और विल शैल के साथ सिर्फ हैव आता है, हैज़ नहीं आता, याद रखिएगा। और साथ में V3 यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। तो ये हो जाता है परफेक्ट की पहचान। तो मैं यहाँ पर हट रहा हूँ, इंडेफिनिट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर हट रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो यहाँ पर पॉज करिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी पर। तो फोर्थ कैटेगरी हमारी जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम और क्या क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं परफेक्ट इम्परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट इम्परफेक्ट कह सकते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, इम्प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। मतलब जो नाम है वो हम चेंज कर सकते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? अभी हमने देखा कि परफेक्ट वो है जिसमें एक्शन कंप्लीट हो जाए, और कंटिन्यूअस वो है जिसमें एक्शन कंटिन्यू रहे, जारी रहे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जो कंप्लीट भी है और जारी भी है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि जब कोई एक एक्शन हम शो कर रहे हैं सेंटेंस में, और उसमें क्या हो रहा है कि अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीटेड, एक पार्ट पूरा हो चुका होता है, ठीक है। कोई भी एक पार्ट 10%, 20%, 30%, कोई भी एक पार्ट उस एक्शन का पूरा हो चुका है, एंड another continues, और दूसरा पार्ट क्या होता है? वो जारी रहता है, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कार्य का एक भाग समाप्त या पूर्ण, समाप्त से अच्छा पूर्ण है, पूरा, पूर्ण तथा दूसरा जारी। तो आप काम को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सेंटेंस में बस हम इतना देखते हैं कि कुछ हिस्सा काम का हो गया और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, कितने देर से, 10 लगभग 20 मिनट हो रहा होगा। तो मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ मैंने पढ़ा दिया है और कुछ अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे एक्शन का कुछ पार्ट पूरा हो गया है और कुछ अभी भी जारी है। तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें सबसे पहले तो ये पहचान होती है कि समय यानी टाइम दिया होगा और उसके साथ से वर्ड लगा होगा हिंदी में, सुबह से। जैसे मैंने अभी कहा ना 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, राइट। इसी तरह से आपने कह दिया कि माँ सुबह से कपड़े धो रही हैं, राइट। तो टाइम के साथ से जब भी लगा होगा और इसके साथ साथ सेंटेंस का एंड हो रहा होगा रहा, रही, रहे या हुआ, हुई, हुए पर, ठीक है। देखिए
एक बात याद रखिएगा हमेशा, टाइम के साथ से परफेक्ट में भी आता है। एक्चुअली परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट का ही दूसरा हिस्सा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। टाइम के साथ से परफेक्ट में भी आ सकता है, यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने कह दिया मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ, तो ये सेंटेंस भले ही ता हूँ पर एंड हो रहा है, भले ही इसको देख के आपको लगेगा कि ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी मैंने इंडेफिनिट नहीं बताया, लेकिन जिन्हें पता है वो समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ता हूँ पर ख़त्म हो रहा है। बट ये सेंटेंस इंग्लिश के अंदर बनता है परफेक्ट में, क्योंकि टाइम के साथ से कभी भी इंडेफिनिट में नहीं होगा, कंटिन्यूअस में नहीं होगा। टाइम के साथ से सिर्फ परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। परफेक्ट में तब माना जाएगा जब रहा रही रहे ना हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब माना जाएगा जब रहा रही रहे हो। तो अगर मैंने कहा मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव नोन यू फॉर 5 years, ठीक है, ऐसे होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर सेंटेंस में आ जाता है रहा है रही रहे, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने कहा, अच्छा जान रहा हूँ सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि नो कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होता। तो जैसे मैंने कह दिया कि वह सुबह से पढ़ रही है, तो सुबह से भी है और साथ में रही भी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और टाइम के साथ से ना लगा हो, सिर्फ रहा रही रहे हो, तो वो सिंपल कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस अगर आप समझ लेंगे ना, तो टेंस पर अच्छा कमांड हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली एक बार में नहीं समझ में आएगा, हो सकता है इस लेक्चर को भी आपको 2-3 बार देखना पड़े, तो क्या दिक्कत है। हम भी जब सीख रहे थे तो हमने भी 20 बार पढ़ा था, है ना। अगर 2-3-4 बार भी देखना पड़े माइंड में सेट करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, तो ये तो हिंदी की पहचान हो गई। इंग्लिश की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट के अंदर इसमें हम पहले तो परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी कि हैज़ या हैव, ठीक है। फिर पास्ट के अंदर पास्ट और हैड दोनों मिला के PAD लिख दिया मैंने, है हैड। और फ्यूचर के अंदर क्या होगा भाई? विल या शैल प्लस हैव। यहाँ तक तो ये पूरा परफेक्ट वाला हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए इनके साथ बीन लगाना पड़ता है और साथ में ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। जैसे मैंने कहा कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years, ठीक है, ऐसे होता है। तो आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इनडेफिनिट यानी सिंपल, इसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने क्यों इसे लास्ट के लिए छोड़ा, बहुत सीधा सा रीज़न है। ये जो कंटिन्यूअस है, ये जो परफेक्ट है, या इसके बाद जो मैंने पढ़ाया ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये तीनों डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट होने का मतलब तय है, निश्चित है। क्या निश्चित है? कंटिन्यूअस में एक्शन कंटिन्यू ही पाया जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी हो, एक्शन कंटिन्यू पाया जाएगा। परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट ही पाया जाएगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट, एक पार्ट कंटिन्यू ही पाया जाएगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेट हैं। बट इनडेफिनेट तीनों जगह पर अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर ये हैबिट बता सकता है। प्रेजेंट की हैबिट बताएगा तो ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की बताएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। या ये कोई रूटीन बता सकता है, कोई काम किसी रेगुलरिटी से हो रहा हो, वो रूटीन बता सकता है, हैबिट, रूटीन, ऑफन हैपनिंग्स, है ना। ये जो भी चीज़ें बार बार होती हैं, पीरियोडिकली होती हैं, ओकेजनली होती हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट और पास्ट में ये बताता है, ठीक। और ऐसे में इनकी क्या पहचान है, अभी पहचान बाद में देखेंगे। पास्ट के अंदर ये रूटीन और हैबिट बताने के अलावा कोई एक बार का, वन टाइम
वन टाइम इंसिडेंस भी बताता है, जो मैंने हिंदी में आपको पहले ही बताया ना, उसने देखा, तुमने सुना, वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे अब देखिए प्रेजेंट के अंदर तो ये सिर्फ और सिर्फ वही बताएगा जो बात, जो काम बार बार होता है, हैबिट से या रूटीन से, या ओकेजनल हो वो वर्क, या फिर रेगुलरली होता हो, है ना, ऑफन होता हो। जैसे मैंने कहा वह सुबह 5 बजे उठता है, तो ये उसकी हैबिट हो गई। ठीक है, मैंने कहा कि अक्सर एक चिड़िया इस पेड़ पर बैठती है, तो ऑफन हैपनिंग हो गई। मैंने कहा हर रविवार वे घूमने जाते हैं, तो एक रेगुलरिटी हो गई, है ना। तो हैबिट, रेगुलरिटी, ऑफन हैपनिंग सिर्फ यही बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान आपको हमेशा मिलेगी तातीते। क्या मिलेगी भाई? तातीते। वह उठता है, हम जाते हैं, वो आता है ना। बात समझ में आई? लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा तातीते नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट दो तरह से एक्ट करता है। एक तो ये पास्ट की हैबिट और रूटीन बताता है, तो वहाँ तातीते मिल जाएगा। जैसे वह बचपन में मिट्टी खाता था, तो ता था मिल गया, था पास्ट, ता इंडेफिनिट, तो पास्ट की हैबिट मिल गई। ठीक है, वे दूसरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट, राइट। तो वहाँ तो तातीते मिल जाएगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट वन टाइम इंसिडेंस को भी शो करता है। जैसे मैंने उसे देखा, तो एक ही बार की तो बात है ना, देखा, तो वन टाइम इंसिडेंस है ये, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम आते हैं तो तातीते, तो इसमें हमें पहचान हिंदी की मिलती है। इंग्लिश की पहचान क्या मिलती है कि प्रेजेंट में हम, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में हम V1 का यूज़ डायरेक्ट करते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के, या VSES, इसको V5 भी कहते हैं, वर्ब की 5th फॉर्म, SES फॉर्म लिख दिया, है ना, ये करते हैं। या फिर हम डू डस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ होता है ये डू डस? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। पास्ट में आते हैं तो पास्ट में हम V2 यूज़ करते हैं, वर्ब की 2nd फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के, या फिर हम डिड यूज़ करते हैं, डिड प्लस V1। ठीक है, कहाँ? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। तो ये इसकी पहचान है। अब अगर हम देखें तो सेंटेंस हमारा ता, था, ती, थी, ते, थे पर एंड होगा, तो भी हम V2 या डिड प्लस V1 यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस वर्ब पर ख़त्म हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था पहचान पहले ही, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, वर्ब पर ख़त्म, क्रिया पर समाप्त, ये इसकी पहचान है हिंदी की। वर्ब पर ख़त्म होगा तो भी हमें V2 या डिड प्लस V1 ही लिखना है। यानी वह रोती थी, शी क्राइड, वह रोई, शी क्राइड, दोनों की इंग्लिश सेम। ठीक है, तुम औंघाते थे, यू यॉन्ट, तुम औंघाए, तुमने औंघाई, ऐसे कर कुछ हो गया, तुम औंघाए, यू यॉन्ट, दोनों का सेम। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा वे आते थे, दे केम, वे आए, दे केम। अब कुछ लोगों को यहाँ पर ये लग सकता है, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश जिन्होंने पढ़ी भी है, उनको ये लग सकता है कि सर तुम आते थे कि इंग्लिश, मतलब वे आते थे कि इंग्लिश दे यूज्ड टू कम नहीं होगी। यूज्ड टू का यूज़ होता है जब हमें एम्फेसिस देना होता है इस बात पर कि वो एक्शन रिपीट हो रहा है। ये एक तरह से ज़ोर देने के लिए यूज़ किया जाता है यूज़ टू। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो हम यूज़ करते हैं जब हमें ऐसा कहना है कि वे आया करते थे, तब हम कहेंगे दे यूज्ड टू कम। वरना अगर हमने कहा वे आते थे तो दे केम, सिंपल, राइट। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट में हैबिट दिखानी है तो यूज टू लगाना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर का क्या है? फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो भी सिर्फ एक ही काम करता है, क्या? वन टाइम
इंसिडेंस को ही शो करता है। अब ये वन टाइम इंसिडेंस को शो करेगा तो इसकी पहचान क्या होती है? ऑब्वियसली इसमें क्रिया यानी वर्ब के साथ ही गा गी गे जुड़ा होता है। जाएगा, खाएगा, पढ़ेगी, लिखेगी, इस तरह से। ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है? विल या शैल लिखते हैं, साथ में V1, खत्म। ये पहचान होती है। ठीक है। तो मैं हट रहा हूँ, यहाँ पर पॉज करिएगा, इसे लिख लीजिएगा। और देखिए ये एक चार्ट की तरह बना करके किसी ऐसी जगह लगा लीजिए कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन, जहाँ आपकी बार बार नज़र पड़ती हो, और जब जब नज़र पड़े इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। अगर ये एक बार माइंड में सेव हो गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम टेंस को लेकर, या लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। और इतना कमांड हो जाएगा आपका कि आप किसी भी बात को इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना ग्रामेटिकल एरर के। अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर कमांड है, टेंस पर कमांड है, तो आप उतनी ही चीज़ों को यूज़ करके उससे बाहर मत निकलिए। पैसिव वॉइस मत यूज़ करिए, नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन मत यूज़ करिए, है ना। उतनी ही चीज़ों को यूज़ करके दुनिया भर की सारी बातें कर सकते हैं बिना ग्रामेटिकल एरर के। उसके बाद जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो एडिशनल होती हैं। जैसे वॉइस है, अब वो दूसरी तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना। तो वो हम एडिशनली सीखते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए सीखते हैं, या और ज़्यादा लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए सीखते हैं। बट अगर देखा जाए तो जितनी की ज़रूरत है उतना यहाँ तक में हो जाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आ गया, टेंस आ गया, इतने में आप दुनिया की हर बात कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। फिर ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस थोड़ा सा पढ़ने होते हैं, अगर हमें एकदम एक्यूरेट हर चीज़ को बताना है तो। खैर, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। कल हम टेंस में फॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। आज तो मेनली टेंस क्या है, पहचान क्या है, ये देखा। कल हम फॉर्मेशन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा क्योंकि सबसे इजी होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने के बाद लास्ट में इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। रीज़न क्या है? इंडेफिनिट बहुत वर्सेटाइल है, बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।